हेलो एवरीवन। हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में देखा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कैसे करना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का बेसिक इंट्रोडक्शन भी हम लोगों ने देखा था। देर आर सम टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म। कौन सा भी सेंटेंस होता है जो हम लोग जैसे कि वैसे बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द डायरेक्ट स्पीच। एंड जब भी हम उस सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं, दैट इज़ इन इनडायरेक्ट स्पीच। इसके लिए बेसिक कुछ इंटरनल चेंजेस है जो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में बताया था। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न फॉर द assertive sentences and how they just make the convert into indirect form. So let's see, today chapter is part second and that is assertive sentence. Assertive sentence, but we are talking about assertive sentence in indirect speech. So there are also some important changes we have to keep it in mind. जब भी हमें indirect form करना है तो फिर उसे हमें कुछ और भी कुछ ऐसे changes होते हैं, उनको देखना भी पड़ता है। जिसमें कि जैसे आ गया, समझो कि I फॉर एग्जाम्पल इफ़ I इज़ द रिपोर्टर, अगर I खुद ही बात कर रहा है तो उसमें वो चेंज नहीं होता है, I का I ही लिखना पड़ता है। उसके बाद में अगर I वहाँ पे लिखा और किसी पर्सन ने बोला, वो हो सकता है कि वो मतलब वो हो सकता है कि ही हो सकता है या शी भी हो सकता है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट, उसके बाद में आता है जैसे कि मान लो वी है तो हमको चेंज करना पड़ता है दे। अगर अस है तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे दैम। अगर वहाँ पे अवर है तो हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे देयर। सो दीज आर द चेंजेस। देन फॉर एग्जाम्पल योर सेंटेंस इज स्टार्टेड विथ एट द बिगिनिंग, देन यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू ही शी और दे। ये तीन फॉर्म होते हैं। होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि सेंटेंस की शुरुआत यू से रिलेटेड होती है। अगर स्पीकर फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ द लिसनर ऑल्सो, अगर कोई आदमी वहाँ पे है जो सुनने का काम कर रहा है, वो किसी व्यक्ति के संबंधित है, फिर उस टाइम हमें ही लिखना पड़ता है, फिर कभी कभी शी भी लिखना पड़ता है, या हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए वो सेंटेंस हो, तो फिर आपका सेंटेंस में यू की जगह पे दे आना चाहिए। लेकिन यू दो जगह पे आता है, एक सेंटेंस की लास्ट में आता है जिसे केस कहा जाता है। केस, CASE केस, ये सब्जेक्ट है और ये केस है। अगर लास्ट में आया तो इसका चेंज अलग होता है। हमें लिखना पड़ेगा फिर यहाँ पे हिम, हर एंड देम। सो इस तरह से होता है, मतलब वो किस आदमी के बारे में भी इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट, तो इस तरह से वो चेंजेस होता है। तो इसके बाद में जो आता है यूअर है तो फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा हीज, देन हर, अदरवाइज देयर का स्पेलिंग ध्यान में लिख लो, THEIR, इस तरह से स्पेलिंग लिखना है। देयर का मतलब होता है उनका, ठीक है, हीज, हर और देयर। सो यूअर से रिलेटेड ऐसे ही एक वर्ड्स है तो जो हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। सो दीज आर द बेसिक चेंजेस वी हैव टू कीप इट इन माइंड। हमें assertive सेंटेंस को अगर कुछ बदलाव करना है, सेंटेंस को डायरेक्ट का इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, तो फिर हमें ये सेंटेंस के जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो पार्ट है उसमें जो भी चेंजेस होते हैं उनको इस तरह से चेंजेस किए जाते हैं। आई थिंक सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। ये तो होता है प्रैक्टिस से रिलेटेड। जितनी आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे तब जाके इनका महत्व आपको समझ में आएगा। सो लेट्स सी द सम एग्जांपल्स, ओके, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द रूल्स इफ़ यू वांट टू मेक द डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है तो फिर इसे कैसे करना है, इसके क्या रूल्स हैं, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल। वो होगा assertive सेंटेंस का, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ एक एग्जाम्पल। द स्टूडेंट said, comma, sir, we understood everything today. Double indented comma complete. So let's see, this is the form called as the direct speech. हमेशा ध्यान में रखो, जिस मतलब उसने जो बोला वो
कैसे बोला वो जैसे कि वैसे यहाँ पे लिखा है। कौन से पार्ट में? तो रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट। यू कैन सी देयर इज डबल इन्वर्टेड कॉमा। डबल इन्वर्टेड कॉमा इज शोइंग दैट इज द रिपोर्टिंग स्पीच। ये रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट है। अभी इस सेंटेंस का डायरेक्ट का इनडायरेक्ट स्पीच करना है तो फिर किस तरह से करेंगे? सो लेट्स सी। स्टूडेंट सेड, अभी हमें लिखना है कि यहाँ पे रिपोर्टर कौन है? द स्टूडेंट। ओके, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है? सेड। किससे बात की? मतलब वो प्रेजेंस है, मतलब सर से बात की, मतलब वो भी वहाँ पे है, मतलब लिसनर भी है। और बाकी जो पार्ट है उसको क्या कहा जाता है? उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। फिर ये सेंटेंस में बदलाव कैसे होता है? तो सर जस्ट कीप इट इन माइंड फर्स्ट। अगर सेंटेंस में से है तो उसका सेड करना पड़ेगा। ध्यान में रखो, दिस इज द फर्स्ट रूल। देन सेकंड, ऑलरेडी वहाँ पे सेड है तो सेड का सेड ही रखो। ओके, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पे सेड टू है तो हमको टोल्ड करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? सो you can see there what is the best of the direct and indirect speech. We have to convert every sentence into past form. या हमें हमेशा हर एक सेंटेंस को पास्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है, या सेंटेंस कौन से भी टेंस में हो उसको पास्ट में लेकर जाना है। तो भी ये बेसिक चेंजेस हैं। अभी सेड है यहाँ पे, अगर लिसनर है तो आपको सेड की जगह पे भी टोल्ड लिखना पड़ेगा। सेड टू है मतलब लिसनर है ऑलरेडी, तो वहाँ पे भी टोल्ड आएगा। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज इट, हाउ टू जस्ट मेक द solve this sentence. For example, who is the speaker? The student. We can start just like that, student. ठीक है, उसके बाद में said, आप अच्छी तरह से पढ़ पाओगे तो एक बात ध्यान में आएगी। The student said, sir, we understood everything today. सर आज हमें सब कुछ समझ में आ गया। मतलब स्टूडेंट बात कर रहा है, किसके साथ बात कर रहा है? सर के साथ में, मतलब लिसनर है। फिर हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा द स्टूडेंट सेड की जगह पे आएगा टोल्ड। ओके, टोल्ड क्यों आया? क्योंकि लिसनर है इसलिए। ठीक है, तो सर की जगह पे हम लोग बोलेंगे द स्टूडेंट टोल्ड ही इज अ टीचर। ही इज टीचर। यू कैन सी दैट। ये ट्रांसफॉर्म तो बेसिकली करना पड़ता है, दैट इज द पार्ट ऑफ द कॉमन सेंस। ओके, द स्टूडेंट टोल्ड ही इज अ टीचर। अभी सेंटेंस इधर तक रिपोर्टिंग वर्ब तक खत्म हो गया। अभी हम ये सेंटेंस को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करना है मतलब कंजक्शन यूज़ करना है। फिर कंजक्शन कौन सा यूज़ करेंगे? ध्यान में रखो, कंजक्शन। कंजक्शन मतलब द वर्ड, मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा शायद, कंजक्शन पे। व्हाट इज मीन बाय कंजक्शन? कंजक्शन मीन्स टू कनेक्ट द टू सेंटेंसेस टुगेदर विद द हेल्प ऑफ द वर्ड, दैट इज कॉल्ड द कंजक्शन। फिर ऐसा कौन सा कंजक्शन हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे? तो एसेरेटिव सेंटेंस के लिए कंजक्शन होता है दैट। दैट से सेंटेंस को कनेक्ट करना है। अभी हम यहाँ तक लिख लिया, इसके आगे लिखना है हमें, तो हमारा सेंटेंस दैट से कनेक्ट होगा। ओके, नाउ लेट्स सी, सर की जगह पे तो टीचर आ गया, बराबर। अभी हमें ये चेंज करना है, वी की जगह पे मैंने ऑलरेडी आपको लिख के दिया व्हाट आर द इंटरनल चेंजेस देयर, बराबर। वी की जगह पे यहाँ पे आएगा दे। ओके, आप देख सकते हो वी की जगह पे क्या आता है? दे। वी मतलब हम लोगों को। फिर अपन क्या, अब हम जब बोलते हैं हमारी भाषा में तो हम क्या बोलेंगे? उन लोगों को। अंडरस्टैंड? मीन द लॉट्स ऑफ स्टूडेंट, दो स्टूडेंट्स वर जस्ट प्रेजेंटेड इन द क्लासरूम, दे अंडरस्टूड एवरीथिंग व्हाट एवर टॉट बाय द टीचर। ओके, टीचर ने जो भी पढ़ाया वो सब उनको समझ में आ गया, तो वी की जगह पे आएगा यहाँ पे दे। अभी अंडरस्टूड है ऑलरेडी, यू कैन सी देयर इज पास्ट टेंस। Understood, understand is the main form, understood is the past participle. Okay, everything में कुछ चेंज नहीं होगा, वो जैसे कि वैसे लिखना पड़ेगा everything। उसके बाद में टुडे है, टुडे में भी चेंज करना पड़ेगा। क्या टुडे का? तो टुडे का हम लोग लिखते हैं दैट डे। नाउ दिस इज द परफेक्ट आंसर ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। ये होता है डायरेक्ट, ये है इनडायरेक्ट। अभी इसमें कैसे चेंज हो गया? द स्टूडेंट टोल्ड हिज टीचर, स्टूडेंट ने उसके टीचर को कहा कि, मतलब सेंटेंस कनेक्ट हो गया। दे अंडरस्टूड एवरीथिंग दैट डे, हाँ उसको उन दिन उनको सब समझ में आ गया। सो दिस इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट फॉर्म। सो इन दिस वे दीज आर द एसेरेटिव सेंटेंस। अभी एसेरेटिव सेंटेंस को पहचानना कैसे है? यू कैन सी हियर, इनटू डबल इन्वर्टेड कॉमा,
योर सेंटेंस इज स्टार्टेड विथ अ सब्जेक्ट देन वर्ब एंड रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड एज अ ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से होता है सेंटेंस एसेरेटिव पहचानना, क्योंकि यहाँ पे ना कोई क्वेश्चन मार्क है, मतलब क्वेश्चन नहीं है। इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसकी वर्ब से शुरुआत होती है वो भी नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है क्या, नहीं है। तो फिर समझ लो कि जो सेंटेंस बचा है वो कौन सा है, एसेरेटिव सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड द सिंपल सेंटेंस। ओके, सो इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। आई वुड लाइक टू टेक अनदर एग्जाम्पल, देन यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। सो जस्ट मेक द प्रैक्टिस, find out the more examples and just solve them. Now directly whatever the reporting speech, it is in double inverted comma. It is very fantastic idea, full stop, double inverted comma complete, said the girl. Now you can see very simple sentences here. अभी इस सेंटेंस में क्या है, इट इज़ वेरी फंटास्टिक आइडिया सेड द गर्ल। एक लड़के ने कहा कि ये तो बहुत ही फंटास्टिक आइडिया है। अंडरस्टैंड? नाउ द रिपोर्टर इज, यू विल फाइंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ओके, किसने कहा, गर्ल ने कहा, फिर उसको पहले लिखो, ऐसा ही उल्टा नहीं करना है। तो जिसने बोला उसको पहले, द गर्ल। ओके, अभी सेड की जगह पे क्या आएगा, सेड ही आएगा। टोल्ड क्यों नहीं आएगा, बिकॉज किससे कहा, तो यहाँ तो दिया नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं किया है यहाँ पे, वो किससे बात कर रही है पता नहीं है। अंडरस्टैंड? मतलब देयर इज द एब्सेंस ऑफ लिसनर, या जो भी सुनने वाला आदमी वो यहाँ पे नहीं है। फिर ऐसा है तो हमें सेड की जगह पे सेड ही लिखना है। वंस अगेन कीप इट इन माइंड, टोल्ड कब लिखते हैं, जब लिसनर होता है तब लिखते हैं। अगर वहाँ पे नहीं है तो हमें सेड की जगह सेड लिखना पड़ेगा। ठीक है, द गर्ल सेड, मतलब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, हाँ, एक हमेशा एक आदत डाल लो, हमेशा अगर आपके पास इंग्लिश के बारे में अगर ग्रामर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो हमेशा पेंसिल रखा करो। पेंसिल रखने से हमारा पूरा ध्यान उस सेंटेंस की हर एक वर्ड पे रहता है। अंडरस्टैंड? इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू। ऑलवेज कीप द पेंसिल विथ यू, व्हेनेवर यू जस्ट फील दैट देयर इज नीड टू मेक द अंडरलाइन, जस्ट मेक इट। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया तो हमारा मतलब ध्यान जाता है कि अरे हाँ ये वर्ड में चेंज कर लिया, उसको बाद फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी सेंटेंस ख़त्म हो गया, अभी सेंटेंस को कनेक्ट करना है। एसेरेटिव सेंटेंस हमेशा कनेक्ट किससे होते हैं, दैट से। ओके, उसके बाद में आया क्या, ईट। ईट में कोई भी चेंज नहीं होता है। हाँ, ईट्स का मत यहाँ पे वॉच करना पड़ता है। फिर बाद में आता है वेरी, उसके बाद में बचा हुआ वर्ड फंटास्टिक। हो गया सेंटेंस, फुल स्टॉप। आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। द गर्ल सेड दैट इट वॉज वेरी फंटास्टिक। हाँ, द रिमेनिंग वर्ड इज ऑल्सो आइडिया, कंप्लीट सेंटेंस। You can see here, the girl said that it was very fantastic idea. There are lots of sentences you can find out from the textbook. If you are just facing for the exam, just find out the more sentences. Those are in assertive form. It is very simple to recognize such kinds of the sentences. Just go through it and just make the practice very well. अभी बात रही communication skill की, या communication skill is the another way, that is the really great skill. If you are just working over it and try to implement in your daily routine, so it will also help you to improve your English language. If you are just using such kinds of the sentences, how to just transform one sentence to the another, how to make the direct sentence into indirect speech, so that is the best part of the skill, and we have to work on it. So today we are already talking about the part second of direct indirect speech, that is the assertive sentence. We already studied in part first में हम लोगों ने देखा था there are some basic tips to transform the sentence into another form. उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। सेकंड पार्ट में हमने assertive के बारे में पढ़ा, तो इसलिए तरह से assertive sentence को सॉल्व किया जाता है। इस तरह से कुछ चेंजेस है, कंजक्शन को ध्यान में रखो, इस तरह से सिंपल सेंटेंस का कन्वर्जन किया जाता है। सो शायद आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं।
Okay, so I hope all of you understood everything. So remaining part will be continue in the next lecture. Thank you very much. Take care.